सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। लेकर आ गई हूं आपके लिए एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सा लेक्चर फार्मास्यूटिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्यूटिक्स का। स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स, जिसको कि हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस भी बोलते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस मतलब ऐसी प्रिपरेशन जिसको कि आप आई के लिए यूज करते हो। ठीक है, आप अगर टर्म्स याद रखोगे तो आपको बेसिक्स याद रखने में बहुत इजी होगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो ओटिक प्रिपरेशंस होती हैं वो ईयर के लिए यूज होती हैं, और जो ऑप्थेल्मिक वर्ड यूज होता है वो आई के लिए यूज होता है। इसमें कई बार कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ से बहुत सारे दो क्वेश्चन बनते हैं कि विच प्रिपरेशंस आर नोन एज ईयर प्रिपरेशंस। तो आपको करेक्ट आंसर टिक करना होता है ओटिक, और क्वेश्चन आता है विच प्रिपरेशंस आर नोन एज ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, तो आपको आंसर टिक करना होता है आई। तो आपको डिफरेंस याद रखना है कि ओटिक प्रिपरेशंस मतलब ईयर प्रिपरेशन जो कि हम ईयर के लिए यूज करते हैं, जैसे कि ईयर ड्रॉप्स हो गए। ठीक है, और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस मतलब ऐसी प्रिपरेशन जिसको कि आप आई के लिए यूज कर रहे हो, जैसे आई ऑइंटमेंट हो गए, आई ड्रॉप्स हो गए। ठीक है, जो भी आप आई में इंस्टॉल करोगे उन्हें ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस कहा जाता है या फिर ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स आर मेंट फॉर इंस्टिलेशन इनटू द आई। अब ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको आप आई में इंस्टॉल करते हो। ठीक है, दूसरे डोजेज फॉर्म्स के लिए आप वर्ड यूज करते हो एडमिनिस्टर करते हो। ठीक है, आई के लिए आप वर्ड यूज करते हो कि आप इंस्टिल करते हो। क्यों? क्योंकि जो ड्रॉप्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, आप उसको बूंद के थ्रू अपनी आईज में डालते हो। तो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको आप अपने आई में इंस्टिल करते हो। आई में कहाँ इंस्टिल करते हो? जो स्पेस होता है आपकी आईलिड्स और आई बॉल्स के बीच में, ये आपकी आई का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपकी आई लिड होती है, ये आपका आई बॉल होता है। अब इसके बीच का जो स्पेस होता है वाइट, इसमें आप क्या करते हो? अपनी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस या आई प्रिपरेशंस को इंस्टिल करते हो। सबसे बेस्ट आप एग्जांपल लेके चलो आई ड्रॉप का। आई ड्रॉप को आप कैसे डालते हो? आई ड्रॉप की आप एक दो बूंद आंखों में डालते हो। कैसे? ये आपकी आई लिड है, ठीक है, और आपका जो ब्लैक कलर का आई बॉल है, आप ऐसे आंख को खोलते हो और उसमें अपना आई ड्रॉप इंस्टॉल करते हो। ठीक है, अब ये जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होती हैं, इसमें एक एपीआई भी हो सकता है या एक से ज़्यादा एपीआई भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर, आपने किस तरह की प्रिपरेशन बनाई है। तो उसमें एक ड्रग भी हो सकती है या एक से ज़्यादा ड्रग भी हो सकती है, मिक्सचर ऑफ ड्रग्स भी हो सकता है। ठीक है, द ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स विच आर अप्लाइड टॉपिकली टू द आई आर सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, जेल्स, ऑइंटमेंट्स, ड्रग इम्प्रेग्नेटेड इंसर्ट्स। अब कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स में आते हैं या फिर जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में आते हैं? सबसे पहला, तो जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं। ठीक है, आंख के ऊपर या आईलिड में ही अप्लाई करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस या प्रोडक्ट्स होते हैं? पहले होते हैं ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस आते हैं आपके, सस्पेंशंस आते हैं, कई तरह के जेल्स आते हैं आंख में लगाने के लिए, कई तरह के ऑइंटमेंट्स आते हैं, और आते हैं ड्रग इम्प्रेग्नेटेड इंसर्ट्स। ड्रग इम्प्रेग्नेट इंसर्ट्स मतलब ड्रग मतलब आपका एपीआई, इम्प्रेग्नेट मतलब भीगा हुआ, इंसर्ट्स मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें आपकी ड्रग डली हुई है, और उन चीज़ों को आप अपनी आंख में इंस्टिल करते हो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द आई। जैसे कोई आपको आई डिसीज होती है, किसी पर्सन को धुंधला दिखता है, ठीक है, किसी को ग्लूकोमा डिसीज हो जाती है, तो हर एक डिसीज के लिए अलग अलग ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आती है। तो ऐसी सारी कई ड्रग इम्प्रेग्नेटेड इंसर्ट्स भी आते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जिसको कि आप आई में इंस्टॉल करते हो, उसमें ड्रग डली हुई है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट लेंसेज कई सारे पेशेंट्स लगाते हैं जिनको भी दूर का कम दिखता है, उसमें ड्रग नहीं होती है लेकिन उसमें नंबर लगा हुआ होता है कि उनको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लेंसेज आंखों में इंस्टॉल करते हैं और उनको वहां से दिखने लगता है। ठीक है, ये जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स होते हैं इनको हम टॉपिकली यूज करते हैं कई तरह के आई इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, अब वो इन्फेक्शन आईलिड का भी हो सकता है, ठीक है, एलर्जिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपकी जो कंजक्टिवाइटिस है, आंख है, वो भी इन्फेक्शियस हो सकती है, आपकी आई में इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, ग्लूकोमा भी हो सकता है, ड्राई आई भी हो सकती है। तो ये जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, अब चाहे वो आई का इन्फेक्शन हो, आईलिड का इन्फेक्शन हो, कोई एलर्जी हो, ठीक है, इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस हो, इन्फ्लेमेशन हो, ग्लूकोमा हो या ड्राई आई हो।
तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस मतलब ऐसी प्रिपरेशन जिसको कि आप आई के लिए यूज़ करते हो, आई इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हो, आई डिजीजेस के लिए यूज़ करते हो। अब आई में जो भी इन्फेक्शंस होता है, जो भी डिजीजेज होती हैं, उन सारी कंडीशंस, उन सारी डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स में होता क्या है, कौन सी ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं। तो हम ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स में एनेस्थेटिक ड्रग्स को यूज़ करते हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को यूज़ करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स यूज़ करते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स को यूज़ करते हैं, मियोटिक्स को यूज़ करते हैं और दूसरे ग्लूकोमा एजेंट्स को यूज़ करते हैं, मीडियाट्रिक्स को यूज़ करते हैं। तो ये कुछ ड्रग्स की कैटेगरीज हैं जिनके नाम आपको याद रखना है कि जो कि ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स में, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूज़ की जाती हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स के लिए कौन कौन सी ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। तो एनेस्थेटिक्स को यूज़ किया जाता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को यूज़ किया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स को यूज़ किया जाता है, एस्ट्रिंजेंट्स को यूज़ किया जाता है, मियोटिक्स, मीडियाट्रिक्स को यूज़ किया जाता है, बहुत सारे ग्लूकोमा एजेंट्स को यूज़ किया जाता है ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए। अब ये जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स हैं, इसको हम स्टेराइल प्रिपरेशंस में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स जो हैं स्टेराइल प्रिपरेशंस होती हैं, बिल्कुल पेरेंट्रल प्रिपरेशंस की तरह। जिस तरह से पेरेंट्रल प्रिपरेशंस बिल्कुल स्टेराइल होती हैं, उसमें किसी भी तरह का कंटेमिनेशन नहीं होता, किसी भी तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते, उसी तरह ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो स्टेराइल होती हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती हैं, उसमें भी किसी तरह का माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होना चाहिए, कोई पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। अब ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस को भी बिल्कुल उसी तरह से सेम एसेप्टिक कंडीशंस और मेथड से बनाया जाता है जैसे हम पेरेंट्रल प्रिपरेशंस को बनाते हैं, इसीलिए हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस को स्टेराइल प्रिपरेशंस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस और पेरेंट्रल प्रिपरेशंस दोनों स्टेराइल होती हैं। अब दोनों में माइक्रोब्स की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स को स्टेराइल प्रिपरेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली आई में इंस्टिल करने वाले हैं। अगर जरा सा भी कंटेमिनेशन हुआ, ठीक है, जरा सा भी पार्टिकल प्रेजेंट रहा, तो आपकी आई अफेक्ट हो सकती है, आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है ना, जो कि बहुत सीरियस इशू हो जाता है पेशेंट्स के लिए। इसीलिए ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स को, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस को स्टेराइल प्रिपरेशंस में ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये आपके बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन में आप इंस्टिल करते हो, इसीलिए इसमें किसी भी तरह की पार्टिकल्स की ग्रोथ, कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में हम कौन कौन से डोजेज फॉर्म यूज़ करते हैं, तो सबसे कॉमनली जो हम डोजेज फॉर्म यूज़ करते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए, हम यूज़ करते हैं सॉल्यूशंस, जैसे कि आपका आई ड्रॉप हो गया, सस्पेंशंस को यूज़ किया जाता है, कई तरह के आजकल आई ऑइंटमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर आपकी आई में इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो कई तरह के ऑइंटमेंट्स, जेल्स अवेलेबल हैं, लेकिन बट these preparations when instilled into the eye are rapidly drained away from the ocular cavity due to tear flow and lacrimal nasal damage। अब इस पॉइंट को समझने से पहले आप ये समझो कि आप ड्रॉप है, आई ड्रॉप, उसको आप जब आंख में डालते हो तभी कितनी दिक्कत आती है, आपकी आंख फड़फड़ाने लगती है, ठीक है, और आप ड्रॉप भी अगर डालते हो, 2 बूंद डालते हो तो उसमें से 1 बूंद तो बह जाती है। तो जब भी कोई प्रिपरेशन आप आई में इंस्टिल करते हो तो वो इजीली ड्रेन अवे हो जाती है, ड्रेन अवे हो जाती है मतलब बह जाती है आंखों से। कहाँ से बह जाती है, ऑक्यूलर कैविटी, ऑक्यूलर कैविटी मतलब आपकी आंख की जो कैविटी है उसे ऑक्यूलर कैविटी कहा जाता है। तो ये पॉइंट का मतलब क्या है कि आप कोई भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को जब आई में इंस्टिल करते हो तो वो आपकी आंख की कैविटी यानी ऑक्यूलर कैविटी से बह के बाहर आ जाती है। क्यों बाहर आ जाती है, क्योंकि आपकी आंखों में टीयर फ्लो होता है, आंसू बहने की क्षमता होती है कि आपकी आंख में अगर कुछ भी जाएगा तो आपकी आंख क्या करेगी, उसके अगेंस्ट टीयर, आंसू बहाने लगेगी, ताकि वो जो भी पार्टिकल आपकी आंख में गया है वो बह के बाहर आ जाए। जैसे हम लोग कभी जाते हैं बाहर तो तेज हवा चल रही होती है, धूल मिट्टी उड़ रही होती है, तो धूल हमारी आंखों में जाती है, ठीक है, तो तुरंत क्या होता है, हमारी आंखों से पानी बहने लगता है, टीयर्स बहने लगते हैं। क्यों, ताकि वो जो धूल के कण हमारी आंखों में गए हैं वो बाहर आ जाएं और हमारी आंखों को अफेक्ट ना करें। इसी तरह से कोई भी प्रिपरेशन हम बाहर से जब अपनी ऑक्यूलर कैविटी में डालते हैं तो आंख क्या करती है, उसको पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, आधा उसमें से ड्रेन हो जाता है टीयर फ्लो की वजह से और आधा हो जाता है नेसल ड्रेनेज की वजह से। इट मीन्स कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी आंखों में कुछ चला गया तो आपकी नोज में से भी पानी निकलने लगता है, ठीक है, आंखों में से भी पानी निकलने लगता है, तो
आपकी जो आई होती है वो इतनी जल्दी चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो इन प्रिपरेशन की ये दिक्कत होती है कि जैसे ही आप इसको आई में इंस्टिल करते हो तो ये पूरी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, आधी आधी बाहर निकल जाती हैं। तो आइडियल ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी क्या होगी? एक आइडियल ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी वही होगी जो कि अच्छे से ड्रग को रिलीज कर पाए आपकी आंख में, और वो आपकी ऑक्यूलर कैविटी जो है, आपकी जो आई है, उसकी जो विसिनिटी है वहाँ पे रह पाए लंबे समय तक। सपोज आपने कोई आई ड्रॉप बनाया, वो आई ड्रॉप जैसे ही आपने आंख में डाला वो बाहर आ गया, तो उसमें जो ड्रग थी वो तो बाहर आ गई, तो आपकी आई का इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन ठीक कैसे होगा? तो ऐसे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस को आइडियल नहीं कहा जाता है। एक आइडियल ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी उसे ही कहा जाता है जो कि अच्छे से आपकी आंख एब्जॉर्ब कर सके, एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ पे ड्रग रिलीज हो सके, आपकी आंख में लंबे समय तक जो प्रिपरेशन रह पाएगी उसी को ही आइडियल ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी कहा जाता है। ठीक है, तो आजकल न्यू डोजेज फॉर्म आ गए हैं ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी के लिए, जैसे कई तरह के जेल आते हैं, जेल फॉर्मिंग सॉल्यूशंस आते हैं, मतलब जेल रहेगा, जब आप यूज करोगे तो सॉल्यूशन होगा। कई तरह के ऑक्यूलर इंसर्ट्स आते हैं, इंसर्ट मतलब डालना, इंसर्ट करना, ठीक है। तो कई तरह के ऐसे इंसर्ट्स आ गए हैं जिसको कि आप डायरेक्टली आई में इंसर्ट करते हो। कई तरह के इंट्रावीट्रियल इंजेक्शंस आते हैं, ठीक है। कई तरह के इम्प्लांट्स आते हैं, जैसे माइनर सर्जरी के थ्रू इम्प्लांट किया जाता है, जैसे कि लेजर का ऑपरेशन होता है, जिनको चश्मा लगा हुआ होता है तो उसके में क्या होता है, इंसर्ट्स, इम्प्लांट्स, इंसर्ट्स, ऐसी चीज़ें इंसर्ट कर दी जाती है माइनर सर्जरी के थ्रू कि उनको बिना चश्मे के भी फिर दूर का दिखने लगता है। तो आजकल जो न्यू डोजेज फॉर्म आ गए हैं, न्यू टेक्निक्स आ गई हैं ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी की, उसमें कुछ ये नाम है, जैसे जेल्स हो गए, जेल फॉर्मिंग सॉल्यूशन हो गए, ऑक्यूलर इंसल्ट्स हो गए, इंट्रावीट्रियल इंजेक्शंस हो गए, इम्प्लांट्स हो गए। अब ये जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हैं इनका फॉर्मुलेशन किससे किया जाता है, क्या क्या फॉर्मुलेशन कंसीडरेशंस हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। तो फॉर्मुलेशन जब किया जाता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस का, तो सबसे पहले देखी जाती है उसकी टोनिसिटी, और उसके लिए यूज़ किए जाते हैं टोनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट्स। हमने पेरेंटल प्रिपरेशंस पढ़ा था, उसमें भी हमने पढ़ा था टोनिसिटी कि जो भी पेरेंटल प्रिपरेशंस हैं वो आइसोटोनिक होनी चाहिए। वहाँ पे मैंने आपको आइसोटोनिक का मतलब भी समझाया था, एक अच्छा सा डायग्राम भी दिखाया था, उसके थ्रू भी समझाया था। आइसोटोनिक मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर आपके ब्लड सीरम के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो, ये मैंने आपको पेरेंटल्स में बताया था। ठीक है, यहाँ पे आइसोटोनिक का मतलब क्या है कि पहले तो टोनिसिटी का मतलब क्या है, टोनिसिटी का मतलब है कि आपकी जो भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस है वो आइसोटोनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो टोनिसिटी जो होती है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की, उसको सही से एडजस्ट किया जाता है। इट मीन्स आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसको आइसोटोनिक बनाया जाता है। आइसोटोनिक मतलब आपकी प्रिपरेशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बिल्कुल आपके टीयर फ्लूइड्स के ऑस्मोटिक प्रेशर जितना होना चाहिए। इट मीन्स आपने अगर कोई ईयर ड्रॉप बनाया, आपने कोई आई ड्रॉप बनाया, आई सस्पेंशन बनाया, ठीक है, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल आपके जो आंसू हैं, जो आपके टीयर्स हैं, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर जितना होना चाहिए, तभी आपकी आईज जो है उस ईयर ड्रॉप को, उस सस्पेंशन को, उस प्रिपरेशन को एक्सेप्ट कर पाएंगी। ठीक है, तो ये जो टोनिसिटी है ये किससे एडजस्ट की जाती है, ये की जाती है 0.9% सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट अगर हम देखें टोनिसिटी एडजस्टमेंट के लिए, तो वो यूज़ किया जाता है 0.9% सोडियम क्लोराइड। ये आपको परसेंटेज भी याद रखना है, इंग्रेडिएंट का नेम भी याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है, तो वो है सोडियम क्लोराइड। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कितना परसेंट सॉल्यूशन यूज किया जाता है, तो वो है 0.9%। सोडियम क्लोराइड के अलावा जो दूसरे टोनिसिटी एडजस्टिंग इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो हो गया पोटेशियम क्लोराइड यूज किया जाता है, बफर सॉल्ट यूज किया जाता है, डेक्सट्रोज यूज किया जाता है, ग्लिसरीन को यूज किया जाता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल को यूज किया जाता है, मैनिटॉल यूज किया जाता है। तो ये कुछ टोनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट्स हैं जिन्हों की यूज किया जाता है फॉर मेंटेनिंग द टोनिसिटी ऑफ आई सॉल्यूशंस, आई प्रिपरेशंस, ताकि आपकी आई उसे इजीली एक्सेप्ट कर पाए, रिजेक्ट ना करे।
टोनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट्स के बाद आपके आते हैं पीएच एडजस्टमेंट्स एंड बफर्स। अब आपने जो प्रिपरेशन बनाई है वो लंबे समय तक स्टेबल रहे, इसके लिए आप क्या करते हो, अपनी प्रिपरेशन का एक फाइनल पीएच एडजस्ट कर देते हो। वो पीएच एडजस्टमेंट किसकी हेल्प से होता है, बफर्स की हेल्प से होता है। तो जो भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन या प्रोडक्ट्स आप बनाते हो उनका पीएच एडजस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बफर्स, ताकि आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो लंबे समय तक स्टेबल रहे, खराब ना हो। तो पीएच एडजस्टमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे पीएच अफेक्ट होता है आपकी प्रिपरेशन का। ठीक है, अगर पीएच अफेक्ट होगा तो आपकी प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। तो पीएच अगर अफेक्ट होगा तो आपकी जो फॉर्मुलेशन है उसकी स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी। ठीक है, अगर पीएच अफेक्टेड नहीं होगा तो आपका जो प्रोडक्ट है उसका कंफर्ट, सेफ्टी, एक्टिविटी सब बरकरार रहेगा। ठीक है, आपका जो प्रिपरेशन है वो लंबे समय तक चलेगा। अगर आपकी आई में इरिटेशन है, ठीक है, और आपकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू बह रहे हैं, तो आपकी आंख में जितना भी आप एपीआई वाला सॉल्यूशन डालोगे वो बाहर निकल जाएगा। तो ये आई इरिटेशन की प्रॉब्लम कब आएगी, जब आपकी प्रिपरेशन का पीएच जो है वो एडजस्टेड नहीं होगा। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बेसिक होगी, बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी, ठीक है, तो आपकी आई में जाके इरिटेशन कॉज करेगी। जब आपकी आई में इरिटेशन होगा तो आपकी आंखों से आंसू ज़्यादा बहेंगे। अगर आपकी आंखों से आंसू ज़्यादा बहेंगे तो जो भी प्रिपरेशन आपने अपनी आंख में डाली है उसका पूरा लॉस हो जाएगा। जितनी भी ड्रग आपने डाली है वो पूरी ड्रग आपकी आंख से बाहर आ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या रीज़न है पीएच एडजस्ट करने का, दूसरा रीज़न है कि आपकी ड्रग की एक्वस सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जब आप पीएच एडजस्ट करते हो तो आपकी ड्रग की एक्वस सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, आपकी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी भी इन्हांस हो जाती है अगर आप पीएच एडजस्ट कर लेते हो तो पीएच एडजस्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक्वस सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है। ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, जितनी ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगी उतना ज़्यादा आपका एक्शन आएगा। ठीक है, to maximize preservative efficacy ideally every product buffer to a pH of 7.4। अब जो pH एडजस्ट किया जाता है, ठीक है, उसको कितने pH पे एडजस्ट किया जाता है, 7.4 के pH पे। 7.4 pH पे क्यों किया जाता है, क्योंकि जो आपके टीयर्स होते हैं, जो आपके आंसू होते हैं, उसका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल pH ही 7.4 होता है। तो कोई भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन अगर आप बना रहे हो, ठीक है, तो उसका पीएच अगर आप 7.4 के लगभग रखते हो तो आपकी आई जो है इजीली उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, टीयर्स ज़्यादा नहीं बहाती है। अब कौन कौन से बफर्स को यूज़ किया जाता है पीएच को एडजस्ट करने के लिए, तो बोरिक एसिड को यूज़ किया जाता है जिसका पीएच 5 से बिलो रहता है। अगर आपको बेसिक बफर रखना है तो आइसोटोनिक फॉस्फेट बफर को यूज़ किया जाता है जिसका पीएच 5.9 से 8 के बीच में रहता है। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर कि आपको कौन सा पीएच डिजायर्ड है। ठीक है, जैसे आपकी आँख जो है जो पीएच वाला प्रिपरेशन एब्जॉर्ब कर सके। आफ्टर पीएच एडजस्टमेंट नेक्स्ट आता है आपका विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट्स। विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट्स मतलब ऐसे एजेंट्स, ऐसे कंपोनेंट जिसको कि आप विस्कोसिटी मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, ना ही आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल वाटरी से भी वाटरी होनी चाहिए, ना ही आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत गाढ़ी होनी चाहिए। आई ड्रॉप्स चलता है कि वो वाटरी होती हैं, ठीक है, लेकिन उनकी भी विस्कोसिटी प्रॉपर होनी चाहिए। तो विस्कोसिटी बनाए रखने के लिए ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, जैसे पॉलीविनाइल अल्कोहल यूज़ होता है, मिथाइल सेल्यूलोज यूज़ होता है, HPMC यूज़ होता है जिसको कि हम हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज कहते हैं, हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज यूज़ होता है, कार्बोमर्स यूज़ होते हैं। तो ये कुछ विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट्स के नाम है जिसको कि जनरली ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में यूज़ किया जाता है विस्कोसिटी इम्पार्ट करने के लिए। अब ये इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं, ये ऑक्यूलर कांटेक्ट बढ़ा देते हैं। ऑक्यूलर कांटेक्ट टाइम मतलब जब आप इन इंग्रेडिएंट्स को अपने प्रिपरेशंस में यूज़ करते हो तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो आँख में लंबे समय तक रहती है। कैसे लंबे समय तक रहती है, क्योंकि वो ड्रेनेज रेट कम कर देते हैं। ड्रेनेज रेट मतलब ड्रेन मतलब बहना। ठीक है, क्या मैंने बताया अभी आपको कि आप आँख में कुछ भी डालोगे तो वो तुरंत बह जाएगा। तो वो जो भी आप प्रिपरेशन डाल रहे हो वो तुरंत ना बहे, इसके लिए आप क्या ऐड करते हो, इसके लिए आप विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट्स को ऐड करते हो। तो विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट्स क्या करते हैं, जो भी प्रिपरेशन है उसका ऑक्यूलर कांटेक्ट टाइम बढ़ा देते हैं। ऑक्यूलर का मतलब होता है आई। ठीक है,
आई में रहने का समय बढ़ा देते हैं आपकी आंख में। ये विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट्स कैसे बढ़ा देते हैं आई में रहने का समय, कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहती नहीं है आंखों में जाने से। ठीक है, कैसे? क्योंकि वो म्यूको अधेसिवनेस कॉज करते हैं। म्यूको अधेसिवनेस मतलब आपका आई है उसमें म्यूकस है, वो वहां पे जाके चिपक जाती है। ऐसे समझो कि कोई प्रिपरेशन है, कोई ऑइंटमेंट है, कोई ड्रॉप है, उसमें अगर आपने विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट डाला और उस प्रिपरेशन को जब आपने अपनी आई में इंस्टिल किया तो वो आई में जाके चिपक जाएगा, म्यूको अधेसिव हो जाएगा। आपकी आई में जो म्यूकस है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा। तो जब वहाँ पे जाके वो बाइंड हो जाएगा तो वो ड्रेन नहीं होगा, बहेगा नहीं। और अगर वो वहाँ पे जाके चिपक जाएगा, बहेगा नहीं, तो आपकी ड्रग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी शो करेगी। इट मीन्स आपकी ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। जितनी ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगी उतना ज़्यादा इफेक्ट आएगा। जितना ज़्यादा इफेक्ट आएगा उतनी ही ज़्यादा आपकी आई में जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। आपका मेन एम क्या है कि आपकी आई में जो इन्फेक्शन हुआ है, जो डिजीज हुई है, उसको दूर करना है, उसको ठीक करना है। तो विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट विस्कोसिटी बनाते हैं। इसके साथ साथ आपकी आई में वो म्यूको अधेसिवनेस कॉज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, एब्जॉर्ब अच्छी होती है ड्रग, अच्छा इफेक्ट आता है और आपकी आई का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट्स के बाद कई तरह के स्टेबलाइजर्स को यूज़ किया जाता है ताकि आपकी प्रिपरेशन की स्टेबिलिटी बनी रहे। एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ किया जाता है ताकि जो भी ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम अगर आएगी आपके प्रिपरेशन में तो वो ना आए। तो सबसे पहले स्टेबलाइजर्स ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं विच डिक्रीजेस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो कि आपके एपीआई आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट को डिकम्पोज नहीं होने देती, उनको कहा जाता है स्टेबलाइजर्स। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टेबलाइजर्स मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ऐसे इंग्रेडिएंट जो कि आपके एपीआई को, आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट को डिकम्पोज नहीं होने देता, डिग्रेड नहीं होने देता, उनको कहा जाता है स्टेबलाइजर्स। और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स एक तरह के स्टेबलाइजर्स ही हैं जिसको कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में ऐड किया जाता है। ठीक है, मेनली उन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में जिसमें भी आप एपिनेफ्रिन यूज करते हो एज अ एपीआई। ठीक है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में मेनली ड्रग कौन सी रहती है? एपिनेफ्रिन रहती है। तो ऐसी प्रिपरेशन जिसमें कि आपकी ड्रग जो है एपिनेफ्रिन है, उसमें आप मेनली एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करते हो एज अ स्टेबलाइजर्स। ठीक है, और अगर कोई और ड्रग भी है एपिनेफ्रिन के अलावा जिनका ऑक्सीडेशन हो सकता है, जिसको कि आप स्टोर करोगे तो वो ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं, तो उनमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड किया जाता है एज अ स्टेबलाइजर। तो कौन कौन से ऐसे स्टेबलाइजर और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनको कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में ऐड किया जाता है? सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, या फिर हम कहें सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, इनको यूज किया जाता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में 0.3% के कंसंट्रेशन में। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि कोई आई प्रिपरेशन है जिसमें कि एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड आपकी ड्रग है, तो उस एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन में आप जो एंटीऑक्सीडेंट्स और स्टेबलाइजर्स यूज करोगे वो लगभग 0.3% तक का यूज करते हो। ठीक है, मेनली काम क्या है स्टेबलाइजर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का, कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको स्टेबल रखे, उसमें ऑक्सीडेशन ना होने दे। उसके बाद हम नेक्स्ट एजेंट जो ऐड करते हैं वो हम ऐड करते हैं सर्फेक्टेंट्स। ठीक है, सर्फेक्टेंट्स का जो ऑर्डर है एक्टिविटी का वो कुछ इस तरह से होता है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं एनायनिक, उसके बाद होते हैं कैटायनिक और सबसे फिर कम होते हैं नॉन आयनिक। ठीक है, तो बहुत तरह के सर्फेक्टेंट्स हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स हैं जिसको कि लो कंसंट्रेशन में यूज़ किया जाता है। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स को यूज़ किया जाता है जैसे कि स्टीरॉइड्स को डिस्पर्स किया जाता है सस्पेंशंस में विद द हेल्प ऑफ नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स, ताकि उसकी जो सॉल्यूशन क्लैरिटी है वो बिल्कुल अच्छी हो जाए। ठीक है, स्टीरॉइड्स का जब हम सस्पेंशन बनाते हैं उसको डिस्पर्स करके तो उसका जो क्लैरिटी रहती है वो नहीं रहती, तो क्लैरिटी हम कैसे अचीव करते हैं? क्लैरिटी हम अचीव करते हैं नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स को यूज़ करके। तो कौन कौन से ऐसे सर्फेक्टेंट्स हैं जिसको कि हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में यूज़ करते हैं? मेनली हम पॉलीसॉर्बेट को यूज़ करते हैं एज एन सर्फेक्टेंट्स, ट्वीन 20 को यूज़ करते हैं, ट्वीन 80 को यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में ऐड किया जाता है एज अ सर्फेक्टेंट्स टू इम्प्रूव द क्लैरिटी। नेक्स्ट आते हैं आपके प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव हम किसी भी प्रिपरेशन में क्यों ऐड करते हैं? प्रिजर्वेटिव वर्ड ही आया है प्रिजर्व से, प्रिजर्व मतलब बचा के रखना। ठीक है,
हमें जब अपनी प्रिपरेशन का बचाव करना है तो उसके लिए हम ऐड करते हैं प्रिजर्वेटिव्स। किससे बचाव करना है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, हम जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाते हैं, जो भी प्रिपरेशन बनाते हैं, हम क्या चाहते हैं कि वो लंबे समय तक रहे, वो प्रिजर्व होके रहे, उसमें किसी भी तरह की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो। तो इसके लिए हम जो भी प्रिपरेशंस हैं उसमें ऐड करते हैं प्रिजर्वेटिव्स। अब प्रिजर्वेटिव्स को हम इंक्लूड करते हैं अगर हमारे जो मल्टीपल डोज आई सॉल्यूशंस होते हैं उसमें हम प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट की स्टेरिलिटी बनी रहे। ठीक है, जब तक कोई भी पेशेंट, जब तक कोई भी उस प्रिपरेशन को यूज नहीं कर रहा, उस पूरे प्रोडक्ट की स्टेरिलिटी मेंटेन रहे, इसके लिए हम ऐड करते हैं प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स को ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो है यूनिट डोज पैकेज में ऐड नहीं करते। जो मल्टीपल डोज प्रिपरेशन होती हैं आई की, उसी में ही हम प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हैं। जो यूनिट डोज पैकेजेस होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स को ऐड नहीं करते। जनरली जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स को ऐड नहीं किया जाता, प्रिजर्वेटिव्स का एडिशन प्रोहिबिटेड होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रिपरेशन जिसको कि आप आई सर्जरी के लिए यूज कर रहे हो, उन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स में तो प्रिजर्वेटिव्स को बिल्कुल यूज ही नहीं किया जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर उसका सफिशिएंट कंसंट्रेशन जो है आपके प्रिजर्वेटिव का, अगर वो आपके कॉर्निया के कांटेक्ट में आया तो आपकी जो कॉर्नियल सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी जो कॉर्निया है वो क्लाउडी हो जाती है और यहाँ तक चांसेस होते हैं कि अपने की दिखने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है, आप अंधे हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स जिसको कि सर्जरी के लिए यूज किया जाता है उसमें प्रिजर्वेटिव्स को यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अगर प्रिजर्वेटिव्स का कंसंट्रेशन सही नहीं है आपकी प्रिपरेशन में, तो जैसे ही वो कॉर्निया के कांटेक्ट में आएगा तो कॉर्निया का जो एंडोथीलियम है, वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो डैमेज हो जाएंगी, आपकी जो कॉर्निया है वो क्लाउडी हो जाएगी। ठीक है, धुंधली धुंधली सी हो जाएगी और आपको दिखना बंद हो जाएगा, आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसीलिए जो सर्जिकल ऑप्टिमल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स को ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, अब किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है तो ये पॉसिबल लॉज ऑफ विजन हो जाता है? तो सबसे मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है स्यूडोमोनास ऑरिजिनोसा। ये क्या करता है, अगर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो गई आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है, तो ये क्या करता है, कॉर्निया में जाके ग्रो होने लगता है और आपको अंधापन आ जाता है, ब्लाइंडनेस आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है लॉस ऑफ विजन के लिए? तो आपको ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना है, वो है स्यूडोमोनास ऑरिजिनोसा। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से ऐड करते हैं हम? प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं जैसे बेंजलकोनियम क्लोराइड ऐड करते हैं, बेंजेथोनियम क्लोराइड ऐड करते हैं, क्लोरोब्यूटेनॉल ऐड करते हैं, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट यूज करते हैं, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्राइड यूज करते हैं, थायोमर्सल यूज करते हैं। लेकिन जो भी प्रिजर्वेटिव्स हम यूज करते हैं उसका एक डेफिनेट कंसंट्रेशन यूज करते हैं, डेफिनेट परसेंटेज यूज करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स को भी हम आई प्रिपरेशंस, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार हायर कंसंट्रेशन जो है प्रिजर्वेटिव्स का आपकी आई को डैमेज कर देता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।